दोस्तों स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ आर्या में। तो कैसे आप लोग, उम्मीद करते अच्छे होंगे और इस आपदा की घड़ी में अपने परिवार का ज़रूर सुरक्षा कर रहे होंगे। तो चलिए, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि एक भारत का जिम्मेदार नागरिक होने का दायित्व निभाएं और वैक्सीन ज़रूर लें। आज मैंने कोरोना वैक्सीन के लिए मैंने रजिस्ट्रेशन कर दिया था, बट किसी कारण मैं नहीं ले पाया हूँ। लेकिन आप लोग ऐसा ना करें बिल्कुल। और हाँ, 2 गज़ दूरी, मास्क है ज़रूरी, सिर्फ बोलने से नहीं होगा। मोदी जी जैसे आते हैं ना, शाम में सुबह दिन भर एकदम भेड़िया धसान रैली किए और शाम में बोल दिए 2 गज़ दूरी, मास्क है ज़रूरी था। आप लोग बिल्कुल उनके जैसा ना करें। आप लोग ज़रूरी मतलब 2 गज़ ज़रूर दूरी डिस्टेंस मेंटेन करें और हाँ, मास्क ज़रूर लगाएँ। और चलिए, मैं ज़्यादा बकवास बकवास ना करते हुए मैं अपने क्लास को आगे बढ़ाता हूँ। तो हम लोगों ने उस दिन पढ़ लिया था महाजनपद के बारे में। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर जाएँ, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ और उस पढ़े जाके कि 16 महाजनपद कैसे-कैसे उदय हुआ। तो उसमें सबसे शक्तिशाली मगध। अब आज पढ़ेंगे हम लोग मगध। तो इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो इसकी जानकारी हमें एक बौद्ध धर्म ग्रंथ है, एक बौद्ध ग्रंथ है। कौन-सा? देखिए, एक बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, उससे जानकारी मिलती है ये 16 महाजनपद के बारे में। हर एग्ज़ाम में एक लीनियर क्वेश्चन आते हैं कि आखिर इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, तो उसमें आपको ऑप्शन में मिलेगी, आप उसको टिक कर सकते हैं। उसके बाद अगर पूछे कि जैन धर्म में इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, तो भागवती सूक्त से, ठीक है। अगर पूछे कि बौद्ध धर्म में इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो भागवती सूक्त, अंगुत्तर निकाय से, और जैन धर्म में भागवती सूक्त से, ठीक है। इसके उदय यानी विकास करने में बहुत सारे कारण थे। मतलब उस वक्त एक होड़ मच गई थी कि विकास मतलब कैसे कैसे डेवलप किया जाए। एक होता है ना, देखिए 16 महाजनपद में पहले बना जन, ठीक है, उसके बाद जनपद, उसके बाद महाजनपद। जब ये 16 महाजनपद जब 16 तरफ मतलब विभक्त हो गया, तो सब लोगों में एक होड़ मच गया था कि आखिर वो डेवलप कैसे करेंगे, वो डेवलप कैसे करेंगे। तो उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण और सबसे शक्तिशाली एक मगध राज निकल के आती है। उसके उदय के महत्वपूर्ण 3 कारण थे। देखिए, उसके उदय के यानी इनके उदय के महत्वपूर्ण कारण थे। पहला था भौगोलिक, राजनैतिक और आर्थिक कारण था, ठीक है। आर्थिक, भौगोलिक और राजनीतिक। अगर आर्थिक रूप से माना जाए तो देखा जाए तो इनके यहाँ जो अधिशेष उत्पन्न होते थे, यानी कि जैसे कि अधिशेष मतलब होता है कि अनाज जो उत्पादन होते हैं वो अधिक मात्रा में उत्पादन होते थे यहाँ पे। उत्पादन क्यों ना हो? क्योंकि वहाँ पे जलोढ़ मिट्टी थी, क्योंकि वो गंगा, सोन और गंगा, सोन और गंडक के वो संगम पे बने हुए थे। तो मतलब तीनों तरफ से, एक समझिए तो तीनों तरफ से वो मतलब नदी था। तो वहाँ का मिट्टी एकदम महत्वपूर्ण, मतलब ऐसा मिट्टी था, जलोढ़ मिट्टी थी, वहाँ पे उत्पादन अच्छे होते थे। तो वो लोग करते क्या थे कि वो मतलब जो उत्पादन होते थे उसको बेच के, जो बच जाते थे ना अधिशेष, उसको बेच के और उससे जो इनकम आता था उससे वो अपना भरण पोषण करते थे और विकास करते थे। दूसरा महत्वपूर्ण कारण हो गया भौगोलिक रूप से। तो भौगोलिक रूप से जब लोहा का जब विकास हो गया, जो से नागपुर के पठार के तरफ जो एरिया था उधर पहले तो इसमें ही पढ़ते थे ना, तो इसमें पढ़ते थे। तो जब लोहा का विकास हुआ तो उससे आप लोग समझ सकते हैं कि जैसे ही मतलब विकास हुआ लोहा का, तो उससे अच्छे हथियार बनाना शुरू हो गया। जब आप समझ सकते हैं कि जब हथियार बन जाएगा तो उसके बाद जो शासन व्यवस्था जो हमारे जो उस टाइम के समय से राजा जो करेंगे, तो अच्छे हथियार हो जाएंगे, तो वो अपना संरक्षण करने में जो ज़्यादा बेहतर रूप से कर सकेंगे। क्योंकि उस वक्त के हिसाब से लोहा बहुत महत्वपूर्ण था। अभी बहुत सारा वेपन आ गए, बट उस वक्त तो ये सब कुछ था नहीं, तो लोहा ही बहुत महत्वपूर्ण था। और लोहा जैसे ही बना तो वो हथियार बहुत सारा अपना सैनिक को उपलब्ध करवा दिए। और इससे क्या हुआ कि वो मतलब एक विकास करने और एक संरक्षण, यानी कोई दूसरा उस पे हमला ना कर पाए, इससे वो पूरा एकदम संरक्षित हो गए थे। तीसरा महत्वपूर्ण कारण था राजनीतिक। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जहाँ का राजा शक्तिशाली हो, जहाँ का एकदम राजा सबसे महत्वपूर्ण हो, और प्रशासनिक सेवा यानी कि एक सीक्वेंस बाई में चलाने का जो प्रशासनिक सेवा है वो अगर मिल जाए, किसी को मिल जाए, तो वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली राज्य बन जाएगी। तो ये प्रमुख 3 कारण थे, आप लोग इसको याद जरूर रखिएगा। और चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए, तो मगध में आते हैं। मगध राज के उदय के 3 कारण थे, आप लोग को अच्छा से पता चलेगा। देखिए, इसमें प्रथम आते हैं हर्यक वंश, ठीक है। प्रथम आते हैं हर्यक वंश, यानी कि जो सीक्वेंस वाइज से देखिए वंशों के क्रम में अगर माना जाए
तो मगध में 16 महाजनपद में 4 शक्तिशाली हुए, आपको पता है। पहला हुए मगध, दूसरा कौशल, फिर वत्स और अवंती। आगे जाके आप लोग पढ़ेंगे। और देखिए जो अंगुत्तर निकाय है ना, ये बौद्ध धर्म का ये बौद्ध ग्रंथ है। अंगुत्तर निकाय से इसकी जानकारी हमको मिलती है, यानी कि ये बौद्ध ग्रंथ है। तो इसको भी आप याद रख सकते हैं, क्योंकि हर एग्जाम में इसे एक लिनियर बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है, ठीक है। और ये आपका हो गया जैन धर्म का ग्रंथ है, जैन धर्म का एक ठीक है, ग्रंथ। इसको आप जरूर याद रखें। और वंशों के क्रम में अगर इसको देखा जाए तो पहला हो गया हड़प्पा वंश, फिर आप आते हैं शिशुनाग वंश पे, फिर आते हैं नंद वंश। और आगे जाके पढ़ेंगे कि नंद वंश को कौन पराजित करके मौर्य वंश का आगे अस्तित्व में आया, तो उसके बाद पढ़ेंगे। उसके बाद नंद वंश के ही समकालीन सिकंदर को माना जाता है, तो उसको भी पढ़ेंगे। उसके बाद आप आते हैं मगध राज के उदय के कारण। तो मगध राज के मैंने बताया भी कि मगध का उदय के कारण है आर्थिक, भौगोलिक और राजनीतिक, ठीक है। देखिए प्रथम वंश आते हैं हड़प्पा वंश। तो हड़प्पा वंश से आपको जो 2-3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछ ही देते हैं। तो प्रथम आप लोग इनको याद रखना है। देखिए हड़प्पा वंश का संस्थापक किसको माना जाता है, तो बिंबिसार के। एक है बिंदुसार और एक है बिंबिसार, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा। बिंदुसार हमको पढ़ना है मौर्य वंश में, बिंदुसार कहाँ पढ़ना है, मौर्य वंश में। उसको जरूर याद रखिएगा। कन्फ्यूजन होता है तो आप उसको जैसे भी करके छांटना हो आप छांट सकते हैं। बिंदु और बिंबी, ठीक है, दोनों डिफरेंट है। आप बिंदु और बिंबी को एक ही मत मान लीजिएगा, क्योंकि हिस्ट्री में ऐसा बहुत नाम है जो लगभग एक ही है, बट इसको अलग मानना है, क्योंकि वहाँ पे बिंदुसार है, यहाँ पे बिंबिसार है। तो यहाँ पे चलते संस्थापक के बारे में। तो प्रथम क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछेगा कि हड़प्पा वंश के संस्थापक कौन है। अगर ऐसे पूछे कि मगध राज का उत्कर्ष में सबसे बड़ा योगदान किसका है, तो इनका योगदान होगा क्या कहते हैं, हड़प्पा वंश का, ठीक है। लेकिन संस्थापक अगर पूछे हड़प्पा वंश का संस्थापक कौन है, तो बिंबिसार। और इनकी राजधानी कहाँ थी, राजगिरी। एक बात और माना जाता है कि जो राजगिरी है वहाँ पे बहुत सारा लकड़ी मिलता था। लकड़ी का जो बचा हुआ अवशेष होता था, उससे वो लोग क्या करते थे, रथ बनाते थे, और उससे भी व्यापारी करते थे। इससे भी बहुत ज़्यादा वो लोग डेवलप किए थे। और एक कहानी सुनने को नहीं, ये सच बात है कि जब बिंबिसार जब अपना राजपाट मतलब कर रहे थे, तो उनका एक कारण था, मतलब उनका ना हड़प नीति का कोई ऑप्शन नहीं था। वो हड़पते नहीं थे या वो लड़ते नहीं थे, वो एक टेक्निक अपनाए हुए थे। वो करते क्या थे कि मतलब कि मान लीजिए किसी राजकुमारी से सब ब्याह करके और उनका राजपाट खुद अपने में मिला के और अपना ऐसे करते मतलब अपना साम्राज्य फैला लिए थे। तो चलिए मैं आगे आपको बढ़ाता हूँ। देखिए संस्थापक बिंबिसार याद रखिएगा। पूछता है एग्जाम में कि हड़प्पा वंश के संस्थापक कौन है, तो बिंदुसार और बिंबिसार दोनों अब डिफरेंट है। आप दोनों को डिफरेंट करने की कोशिश कीजिए और एक बार मन में सोच लीजिए कि बिंबिसार होगा कि बिंदुसार होगा, ठीक है। बिंदुसार होगा मौर्य में। आप याद रखिएगा बिंदु यानी कॉमा मौर्य में होगा। मौर्य में ऊपर रहता है, नीचे इसमें रहता है, ठीक है। आप उसको हम तो ऐसे ही अलग किए, आप लोग जैसे आपको लगता है वैसे अलग कीजिए। फिर हम लोग आते हैं राजधानी पे, ठीक है। तो राजधानी कहाँ थी, राजगिरी, ठीक है। राजधानी कहाँ थी, राजगिरी। इनके बारे में माना जाता है कि इनकी 3 पत्नी हुई, ठीक है। इनकी 3 पत्नी हुई, बिंदुसार ने बिंबिसार। कभी कभी हम भी कंफ्यूज कर जाते हैं, लेकिन अब कंफ्यूज बहुत कम करते, पहले बहुत ज़्यादा करते हैं। जैसे जैसे आप सीक्वेंस बाय में पढ़िएगा ना, वैसे वैसे धीरे धीरे आपका पूरा एकदम कम्प्लीटली सही हो जाएगा। तो चलिए पहले इनकी पत्नी के बारे में जानते थे। इनकी पत्नी का नाम था महाकोशला, जो कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन थी, ठीक है। प्रथम यानी कि तीन पत्नी हुई इनकी। प्रथम पत्नी हुई महाकोशला, जो कौशल नरेश की प्रसेनजीत की बहन हो। इनका आदत था कि ये मतलब युद्ध नीति नहीं करते थे, वो जाके उनसे विवाह करते थे। जहाँ की राजकुमारी उनको सुंदर लगी वहाँ जाके विवाह करते थे, और उनका जो भी राज था वो अपने में मिला लेते थे और वहाँ भी शासन करते थे। इससे मतलब ऐसे हुआ कि मगध और धीरे धीरे रूप में मतलब बहुत दूर तक फैल गया। उत्तर भारत में भी था, दक्षिण भारत में अवंती को भी जीत कर वो मिला लिया। आगे जाके पढ़ेंगे कि अवंती को कौन जीत के अपने में मिला लिया था, ठीक है। उसके बाद आते हैं दूसरी पत्नी थी चेलना, जो देखिए वैशाली की चेटक की पुत्री थी। वैशाली हम लोग की वैशाली, अभी हम लोग भी वैशाली से, तो आप लोग इसको जरूर ध्यान रखिएगा कि दूसरी पत्नी हुई चिलना, वैशाली की चेटक की पुत्री थी, ठीक है। तीसरी हो गई क्षेमा, मध्य प्रदेश की राजकुमारी। अभी मध्य प्रदेश यानी वर्तमान में पंजाब की जो राजकुमारी थी क्षेमा, उनसे भी वो शादी की, ठीक है। और फिर इनके बारे में एक और आते हैं पुत्र अजातशत्रु, ठीक है। इनका एक और नाम था कुनिक, आप इनको भी याद रखिएगा।
कुनिक, ठीक है। ये इनको प्रीतिहंता वंश भी बोला जाता है, ये पूरे वंश को ही प्रीतिहंता वंश बोला जाता है। प्रीतिहंता वंश का मतलब होता है, आप लोग पहले कमेंट्स कीजिएगा प्रीतिहंता वंश मतलब क्या होता है, उसके बाद मैं बताऊंगा, ठीक है। देखिए एक इनसे और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि इनका राजवैद्य कौन था। तो जो बिंबिसार के जो दरबार में एक राजवैद्य रहते थे, वो उनका नाम था जीवक। जब महात्मा बुद्ध उनको जब पीड़ा हुआ तो बिंबिसार क्या किए, एक राजवैद्य उनके दरबार में रहते थे जीवक, उनको उनकी सेवा के लिए भेजे, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा। और देखिए इनसे ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं हैं, बस इनको याद रखिएगा कि अजातशत्रु इनका पुत्र हुए और कितना 493 बीसी में, यानी 483 ईसा पूर्व में ये अपने पिता की हत्या करके खुद गद्दी संभाले। कौन? अजातशत्रु। और अजातशत्रु के बारे में माना जाता है कि अजातशत्रु जब बड़े हो रहे थे धीरे धीरे, तो ये खुद मतलब बनने से पहले मतलब कि वो शासन करने से पहले एक जेल बनवा रहे थे। तो बिंबिसार तो थे राजा, उनको पता चला कि मेरा बेटा खुद मेरे लिए जेल बनवा रहा है। तो वो बिंबिसार अपने पुत्र को बोला कि बेटा जब मेरे लिए तुम जेल बनवा ही रहे हो, तो तुम ऐसा जगह मेरा जेल बनवाना, ऐसा जगह कारावास बनवाना कि वहाँ से मेरा बुद्ध भगवान का दर्शन हो सके। सोच लीजिए बुद्ध भगवान यानी कितना बड़े ज्ञानी थे। तो इतना बड़े राजा बोले कि ऐसा जगह मेरा कारावास बनाना कि उनका रोज़ दर्शन मेरा हो सके। तो ये एक बिहार का एक बहुत ही गौरव की बात है, जो आजकल लोग शायद भूल रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन इसको हम लोग जगा के रखेंगे और आप लोग जगा के रखिए और इसको कभी भूलने मत दीजिए। एक बिहार की कितना गौरव की बात है, बुद्ध भगवान आए, जैन महावीर स्वामी जी आए, और आज बिहार का हालत देखिए। छोड़िए, मैं इस पे आते हैं। देखिए उसके बाद आए राजवैद्य, याद रखिएगा जीवक, जो महात्मा बुद्ध को जब सेवा के लिए जीवक को भेजे थे, ठीक है। उसके बाद आते हैं अजातशत्रु, ठीक है। इनका अजातशत्रु का एक और नाम था कुनिक। ये 493 ईसा पूर्व में क्या किए, अपने गद्दी संभाले। और देखिए इनसे ज़्यादातर क्वेश्चन आते नहीं है, इनका एक आता है क्वेश्चन कि प्रथम बौद्ध सभा किनकी मतलब काल में हुआ। तो इनको याद रखिएगा कि प्रथम बौद्ध सभा हुआ था अजातशत्रु के काल में, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। अजातशत्रु आए 493 बीसी में, माना कहीं 492 भी लिखा रहता है, लेकिन 493 ही सही है, ठीक है। उसके बाद देखिए इनसे एक और प्रश्न आते हैं कि इनके मंत्री का क्या नाम था। तो मंत्री का नाम था वर्षकार। मंत्री इसलिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो वैशाली को जीत के अपने में मिला लिए थे, ठीक है। देखिए प्रथम बौद्ध सभा अजातशत्रु के समय में हुआ था। बस इनसे 2 ही क्वेश्चन आते हैं, लीनियर क्वेश्चन, अब दोनों को ध्यान रखिएगा। उसके बाद आते हैं उदयन पे, ठीक है। कहीं कहीं उदयन भी लिखा रहता है। 461 बीसी की बात है ये। इनसे भी 1-2 क्वेश्चन बनते हैं कि ये देखिए ये पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किए एवं उसे अपनी राजधानी बनाए। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पूछता है एग्जाम में कि उदयन कौन सा नगर की स्थापना किए, ठीक है। तो ये पाटलिग्राम की स्थापना, नगर की स्थापना की, देखिए स्थापना एवं उसे राजधानी बनाया। तो ये सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि देखिए जो ये पाटलिपुत्र थी, गंगा एक तरफ से गंगा, सोन और गंडक का संगम था। जैसे कि देखिए एक तरफ से उत्तर में गंगा ऐसे आती थी, ठीक है, और उसकी तरफ से आप समझ जाइए गंगा, सोन और गंडक। तो एक उदय का ये भी कारण था कि वो गंगा और गंडक और सोन पे जो था, तो यहाँ से व्यापारी बहुत अच्छा तरीक़ा से हो पाता था, क्योंकि यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी इसके कारण होता था। तो जलोढ़ मिट्टी के कारण उर्वरक क्षमता अच्छा थी, तो यहाँ पे कोई भी चीज़ उत्पादन अच्छे होते थे। तो उत्पादन से जो अधिशेष जो बचते थे, उनसे वो क्या करते थे, अधिशेष बचने के बाद वो उसको बेचकर और अपने विकास में लगाते थे। तो इसलिए मतलब यहाँ पे ज़्यादा उदय हुआ और ज़्यादा विस्तार रूप से फैल पाया। नहीं तो ये भी ज़्यादा रूप से फैलता नहीं, हम लोग को पढ़ना नहीं पड़ता ये भी, लेकिन पढ़ाई बहुत जरूरी है। उसके बाद आते हैं कौन, उदयन, ठीक है। उदयन के बारे में माना जाता है कि 461 बीसी में ये स्थापना की है, क्या चीज़, अपने वंश को, और पाटलिपुत्र नगर की स्थापना कर उसे राजधानी बनाया। उसके बाद आते हैं शिशुनाग वंश पे। तो शिशुनाग वंश में आपको ज़्यादा कुछ याद करने की जरूरत नहीं, आपको इतना याद रहेगा शिशुनाग वंश की स्थापना कौन किया, तो स्थापना कौन किया, तो शिशुनाग की। और राजधानी वो क्या किए, जो पाटलिपुत्र इसकी राजधानी थी ना, उसको बदल के वैशाली ले गए, ठीक है। यानी कि जो पाटलिपुत्र, सॉरी ये भी चल नहीं रहा, 3 मार्कर लाए, तीनों नहीं चल रहा है सही से। देखिए
तो संस्थापक शिशुनाग हो गए और राजधानी कहाँ है तो वैशाली ले गए, ठीक है। उसके बाद आते हैं कालाशोक। सब क्या किए, सब प्रीतिहंता वंश है, सब अपने अपने पिता को सब मार के और ऐसा मतलब बैठते गए सब लोग ऐसे किए। फिर आ गए कालाशोक के बारे में जानते थे। कालाशोक के बारे में एक ही आपको बहुत इंपॉर्टेंट एक ही क्वेश्चन आते हैं कि दूसरी बौद्ध संगति किसके समय में हुआ, तो दूसरी बौद्ध संगति हुआ था कालाशोक के समय में, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, पहला हुआ था अजातशत्रु और दूसरा हुआ था कालाशोक के बारे में। अगर आप लोग बौद्ध धर्म के बारे में नहीं पढ़े हैं तो मैं उसका भी वीडियो बना दूंगा। मैं इससे पहले मैं दूसरे चैनल पे बनाता था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम के कारण उसको मैं आगे नहीं बढ़ा पाया, लेकिन इस पर मैं फिर से बना के मैं अपलोड कर दूंगा। फिर आप उसमें ट्रिक वगैरह भी था कैसे करके बौद्ध धर्म के बारे में याद करना है। तो शिशुनाग वंश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, कालाशोक के बारे में। तो कालाशोक के बारे में माना जाता है कि ये पुनः जो राजधानी शिशुनाग वैशाली ला दिए थे, उसको वो फिर से बदल के और फिर कहाँ ले गए, पाटलिपुत्र ले गए। और दूसरी बौद्ध सभा का आयोजन किनके समय में हुआ, कालाशोक के समय में हुआ, ये आप याद रखिए, ठीक है। दूसरी बौद्ध सभा किसके समय में हुआ तो कालाशोक के समय में हुआ। दूसरी बौद्ध सभा किसके समय में हुआ तो कालाशोक के समय में हुआ, ये आप याद रखिए। उसके बाद आते हैं नंद वंश। देखिए नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद हुए, ठीक है। इनको मतलब पहले के राजा थे ना, एक मतलब उपाधि लिया करते थे, तो ये भी एक उपाधि लिए थे, एकराट की उपाधि लिए थे। और एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि एकराट की उपाधि, कौन सा ऐसा राजा है जो एकराट की उपाधि धारण किए, तो वो थे नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद, ठीक है। और इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं कि महापद्म नंद को पुराण में परशुराम का दूसरा अवतार माना जाता है, ठीक है। इसको भी याद आप लोग रखिएगा। आप एक बार दो बार आप वीडियो देख के और उसके बाद पढ़ लीजिएगा ना, ज़्यादा बेहतर होगा, पढ़ लीजिएगा तो ज़्यादा याद रहेगा, ठीक है। वीडियो से ज़्यादा बेहतर है आप बुक से पढ़ा कीजिए, ठीक है। देखिए संस्थापक हो गए महापद्मनंद, ये एकराट की उपाधि धारण किए थे। इनके बारे में माना जाता है महापद्मनंद के बारे में कि पुराण में परशुराम का दूसरा अवतार माना जाता है, ठीक है। और अंतिम शासक आप घनानंद को याद रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद घनानंद के बाद आते हैं मौर्य वंश, ठीक है। उसके बाद उससे पहले बीच में यानी घनानंद के समकालीन ही माने जाते हैं सिकंदर को, ठीक है, जो पूरा विश्व को जीतने आया था, लेकिन अफसोस भारत नहीं जीत पाया था। भारत कैसे जीत लेता, विश्व गुरु भारत को जीतना कोई नहीं जीत सकता और ना ही कभी कोई जीत पाएगा, ठीक है। तो फिर से एक बार मैं रिकैप करने की कोशिश करूँगा। देखिए सबसे पहली बात है कि 16 महाजनपद हुए। 16 महाजनपद, इसकी जानकारी हम लोग को कहाँ से मिलती है तो बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म के क्या बोलते हैं, जैन धर्म के भागवत सूक्त से मिलते हैं, ठीक है। ये आप लोग याद रखिएगा। और इसमें सबसे ज़्यादा जो हमारे विकास में आए और सबसे ज़्यादा जो शक्तिशाली बने वो थे मगध। तो मगध के बारे में आज हम लोग पढ़ें तो आखिर मगध इतना उदय कैसे हुआ, उदय का कुछ तो कारण होगा। आखिर मान लीजिए 5 भाई है किसी के घर में, एक भाई बहुत पैसा वाला बन गया, तो भाई कुछ तो कारण होगा। तो आर्थिक कारण था, भौगोलिक था और राजनीतिक था। इस पर आज हम लोगों ने चर्चा किया। तो इसको आप लोग अच्छे से एक बार देख लीजिए और क्लास कर लीजिए और पढ़ लीजिए, ज़्यादा बेहतर होगा। मैं एक यूट्यूब वीडियो बनाता हूँ, फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग एक बार बुक से ज़रूर पढ़ लीजिए। तो चलिए इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और मस्त रहिए। चलिए तो जय हिंद।